नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। कांग्रेस ने दावा किया कि पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल लॉक कर दिया गया है। ड्रोन की मदद से भारतीय सीमा में हथियार पहुंचा रही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब आतंकियों को बड़े आकार पर ड्रोन को अधिक वजन के साथ उड़ाने का प्रशिक्षण दे रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले फिर बढ़ रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन का काम भी जोरों से चल रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की लॉन्चिंग फेल। पूर्व दिल्ली के इलाके में बुधवार रात 6 साल की दलित बच्ची से 2 लोगों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सबसे पहले देखेंगे अब खबर कांग्रेस की। कांग्रेस ने दावा किया है कि पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल लॉक कर दिया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फेसबुक पर लिखा, जब हमारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था हम तब नहीं डरे, तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से हम क्या डरेंगे। हम कांग्रेस हैं, जनता को संदेश है, हम लड़ेंगे और हम लड़ते रहेंगे। अगर बलात्कार पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है तो ये अपराध हम 100 बार करेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया था कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया है। हालांकि बाद में यह कहा गया था कि इसे लॉक कर दिया गया। बाद में बुधवार रात कांग्रेस ने उसके 5 और सीनियर लीडर्स और के ट्विटर अकाउंट को लॉक किए जाने का दावा किया। इनमें पार्टी महासचिव और पूर्व मंत्री अजय माकन, लोकसभा में पार्टी के व्हीप मणिकम टैगोर और असम प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव भी शामिल हैं। राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले दिल्ली कैंट रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की फोटो भी ट्वीट की थी और इस पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का कहना था कि ये उसके नियमों का उल्लंघन है। ट्विटर ने राहुल के उस ट्वीट को हटा दिया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस और ट्विटर से शिकायत भी की। एनसीपीसीआर ने पीड़िता के परिवार की तस्वीर पोस्ट करने के लिए राहुल पर कार्रवाई की मांग की। आयोग का कहना था कि ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फोरम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पोक्सो एक्ट का उल्लंघन है। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। भले ही सरहद पर संघर्ष विराम समझौते के चलते शांति हो, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकी साजिशें बंद नहीं की है। ड्रोन की मदद से भारतीय सीमा में हथियार पहुंचा रही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब आतंकियों को हेक्सा क्वार्टर यानी कि बड़े आकार का ड्रोन को अधिक वजन के साथ उड़ाने का प्रशिक्षण दे रही है, ताकि एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा हथियार भारत क्षेत्र में गिराए जा सके। पाकिस्तान के जिला नरोवाल में आईएसआई ने बकायदा 2 लॉन्चिंग पैड बनाए हैं, जहां पिछले 1 महीने से निरंतर प्रशिक्षण चल रहा है। इस दौरान जांचा जा रहा है कि हेक्साकॉप्टर अधिकतम कितना वजन उठाकर कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। पाकिस्तान द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर नापाक हरकत करने की आशंका के चलते भारतीय सुरक्षा बल भी पूरी तरह मुस्तैद है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को आईएसआई की इस साजिश का पता चल गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने जिले के सभी सीमांत क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है और लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। इससे पहले सीमा सुरक्षा बल सांबा, हीरानगर, कठुआ सहित कई सीमावर्ती क्षेत्रों में भी ड्रोन से हथियार गिराने की साजिश नाकाम बना चुके हैं। सीमा पर लॉन्चिंग पैड में हेक्साकॉप्टर 50 से 60 किलो तक वजन के साथ 35 से 40 फीट ऊंचाई तक उड़ान भरते देखे गए हैं। कुछ दिन पहले तक लॉन्चिंग पैड के आसपास ये ड्रोन 10 से 15 फुट ऊंचाई तक उड़ते देखे गए थे। भारत में ड्रोन हमले के लिए आईएसआई ने अलग से ब्रिगेड तैयार की है। इसमें ड्रोन इंजीनियर और टेक्नीशियन शामिल है। इसके साथ ही जैश और लश्कर के आतंकी भी कंट्रोल रूम में भेजे गए हैं। इंजीनियर आतंकियों को ड्रोन असेंबल करना सिखा रहे हैं और टेक्नीशियन आतंकियों को ड्रोन उड़ाना सिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ नेशनल।
और अब हम बात करेंगे कोरोना की। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हमारे देश में जो वैक्सीनेशन की कार्य है वो कार्य भी अभी जोरों शोरों से चल रहा है। और इसी बीच नई रिसर्च में पता चला है कि फ्लू की वैक्सीन से कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है, जो कि अच्छी बात है। इतना ही नहीं, फ्लू की वैक्सीन स्ट्रोक और डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि डीवीटी, खून के थक्के जमने और सेप्सिस का खतरा भी घटा देती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी मिलर स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि रिसर्च के दौरान सामने आया है कि जिन लोगों को 6 महीने पहले फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लग चुकी थी, उनमें कोरोना होने पर इमरजेंसी और आईसीयू में भर्ती होने का चांस और रिस्क कम रहा। रिसर्चर्स ने यह भी कहा कि करीब 75,000 कोरोना संक्रमितों के डेटा के विश्लेषण के आधार पर उसे निकाला गया है और उनका कहना है कि हर साल फ्लू का टीका लगवाने वाले कोरोना पीड़ितों में स्ट्रोक, सेप्सिस और रक्त का थक्का बनने का खतरा 40% कम पाया गया है। फ्लू के खिलाफ टीका लगवाने वाले ऐसे कोरोना मरीजों को आईसीयू में भर्ती कराने की जरूरत भी कम देखी गई है। और अब हम बात करेंगे इसरो की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03 की लॉन्चिंग फेल हो गई है और इस सैटेलाइट ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह उड़ान तो भर ली थी, लेकिन कुछ सेकंड पहले तीसरे स्टेज में गड़बड़ी हो गई और ये ऑर्बिट में स्थापित नहीं हो सका। इस सैटेलाइट को आई इन स्काई यानी कि आसमान में आंख कहा जा रहा था। इस लॉन्चिंग से इसरो की गतिविधियों को रफ्तार मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही थी, जो कि कोरोना महामारी की वजह से थमी हुई थी। EOD-03 का लॉन्च भी तकनीकी वजहों और कोरोना के चलते पहले 3 बार टल चुका था। अब इसके फेल होने के बाद इसरो लॉन्च की नई तारीख का ऐलान जल्द करेगा। इस सैटेलाइट को जियो इमेजिंग सैटेलाइट 1 GSAT-1 भी कहा जा रहा है। इसके जरिए भारत के साथ साथ चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर भी नजर रखी जा सकती है। इस वजह से इस सैटेलाइट को आई इन द स्काई कहा जा रहा है। अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOS-03 पूरे देश की रोज 4 से 5 तस्वीरें भेजेगा। इस सैटेलाइट की मदद से जलाशय, फसलों, तूफान, बाढ़ और फॉरेस्ट कवर में होने वाले बदलावों की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी। ये बड़े इलाके की रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने में सक्षम है। ये बेहद खास है क्योंकि अन्य रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स लोअर ऑर्बिट्स में हैं और विनियमित इंटरवल के बाद एक स्पॉट पर लौटते हैं। इसके मुकाबले EOS-03 रोज 4 से 5 बार देश की तस्वीर खींचेगा और विभिन्न एजेंसियों को मौसम और जलवायु परिवर्तन से संबंधित डेटा भेजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। और अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बुधवार को एक बार फिर लैंडस्लाइड की वजह से एक हादसा हो गया। शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे पर यह हादसा घटा, जिसमें चट्टानें कुछ वाहनों पर गिरी। हाईवे 5 पर जूरी रोड के निगोसारी और चौरा के बीच अचानक एक पहाड़ दरक हो गया था और जिससे चट्टानें एक बस और कुछ गाड़ियों पर भी गिरी थी। मलबे से 3 शव निकाले गए हैं, जिसके बाद मृतकों की संख्या 13 हो गई थी। वहीं 13 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया था। मलबे में 25 लोग फंसे हो सकते हैं, ऐसी आशंकाएं जताई गई थी। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और NDRF की टीमें रेस्क्यू में जुट गई थी। वहीं ITBP को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था और मलबे में दबी 10 हिमाचल रोडवेज की बस और जो मुरंग से हरिद्वार जा रही थी, इसकी भी आशंका जताई जा रही थी कि इसके अलावा एक ट्रक और बोलेरो और 3 टैक्सी भी यहां दबी हो सकती थी। हिमाचल सरकार ने रेस्क्यू के लिए उत्तराखंड और हरियाणा सरकार से हेलीकॉप्टर मांगे थे और आर्मी ने भी अपने 2 हेलीकॉप्टर भेजकर रेस्क्यू ऑपरेशन को जोरों शोरों से चलाया जा रहा था। और अब हम बात करेंगे काशी के दौरे की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर गए और यहां प्रभावित क्षेत्रों का हाईवे सर्वे करने के बाद मुख्यमंत्री बाढ़ राहत शिविरों का निरीक्षण करने के लिए भी पहुंचेंगे। प्रभावित लोगों की प्रशासन सही तरीके से मदद कर रहा है या नहीं, इसका जायजा भी वे लेंगे।
वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है और गंगा में बाढ़ के चलते पलट प्रवाह के कारण वरुणा भी उफान पर है। इसके अलावा आसी, गोमती, नाद और कैथी नदी में बाढ़ है और इसे देखते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को फोन कर जिले में बाढ़ के हालात की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव कार्य में किसी भी स्तर पर कमी न आने की भी बात कही और इसी के साथ उन्होंने जिलाधिकारी से कहा था कि जब जैसी मदद की आवश्यकता हो तत्काल हमें बताएं। लखनऊ और दिल्ली 24 घंटे मदद के लिए तत्पर होंगे। वाराणसी में साल 2019 में बाढ़ आई थी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आए थे। उसी दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और राहत शिविर का निरीक्षण भी किया था और बचाव कार्य का जायजा लिया। इसे देखते हुए प्रशासनिक महकमा राहत शिविरों में से लेकर बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पूरे जोर शोर से जुटा हुआ था। अफसरों को इस बात की चिंता है कि कहीं कोई कमी न रह जाए और बाढ़ प्रभावित लोग मुख्यमंत्री से कोई शिकायत न करें। इसके मद्देनजर बाढ़ प्रभावित इलाकों में तेजी से राशन किट वितरित करने के साथ ही राहत शिविरों में भी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। My life, my Lyra. वेलकम बैक। बात करेंगे जयपुर की। जयपुर में 2.5 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने बुधवार को एक और मुख्य आरोपी अनिल कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वीरेंद्र उपाध्याय नामक पीड़ित से 2.5 करोड़ रुपए की ठगी के खुलासे में 13 फरवरी को इसका खुलासा किया था और 8 मार्च 2020 को पहली गिरफ्तारी की गई थी। राजस्थान में हुई ठगी के मामले में जब परतें खंगाली गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। पड़ताल में आया कि गिरोह ने ठगी के लिए कंपनी खड़ी की। आरोपियों ने अपनी पुरानी कंपनियां डेविस वैल्यू क्लब और NHI क्लब वैल्यू क्लब हॉलिडे सर्विस से उपभोक्ताओं का डेटा चोरी किया था, फिर ठगी की थी और इसी की शुरुआत 2013 में हुई। देवेंद्र त्यागी और सोनू कॉल सेंटर पर काम करते थे। वीरेंद्र से आरोपी 2015 तक 4 ठगी कंपनियों के माध्यम से 54 लाख की ठगी कर चुके थे। दोनों आरोपियों ने 2015 में कॉल सेंटर खोला, फिर अलग अलग नंबर से पीड़ित से संपर्क करना शुरू किया। जयपुर, जोधपुर, पाली सहित अन्य जगहों पर 27 से ज्यादा बैंक खाते खुलवाए। खातों से रुपए निकलवाने के लिए एक व्यक्ति को अलग से भी नियुक्त किया गया था और इस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। अफगानिस्तान में तालिबान ने भारत के गिफ्ट किए Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है और भारत ने 2019 में अफगानिस्तान की एयरफोर्स को ऐसे 4 हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए थे। तालिबान ने बुधवार को कुंदुज एयरपोर्ट पर हमला किया। इस एयरपोर्ट पर भारत का दिया हुआ Mi-24 चॉपर भी था। तालिबान ने उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि ये हेलीकॉप्टर उड़ने की हालत में नहीं है। अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने इसका इंजन और दूसरे पुर्जे भी निकाल ही लिए थे। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि अभी हम हेलीकॉप्टर पर तालिबान के कब्जे की पुष्टि नहीं कर सकते। तभी उन्होंने तालिबान के चॉपर पर कब्जा करने के दावे को भी खारिज नहीं किया है। तो तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि तालिबान ने कुंदुज में हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया और हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की ये भारत से मिला हेलीकॉप्टर है या नहीं। इससे पहले मुजाहिद ने कहा था कि भारत सरकार अफगानिस्तान की सेना को लड़ाकू जहाज न दे क्योंकि इसका इस्तेमाल तालिबान और आम लोगों पर हमलों के लिए किया जा रहा है।
और अब बात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के, जो मोदी से मिले, जिन्होंने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी और कैप्टन ने पीएम से कृषि सुधार कानून रद्द करने की मांग भी की। उन्होंने पीएम को बताया कि किसान आंदोलन से पंजाब की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। वहीं अगले विधानसभा चुनाव के वक्त इससे पंजाब के भीतर सामाजिक सौहार्द भी प्रभावित होने की आशंका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को 2 पत्र भी लिखे और जिनमें कैप्टन ने कृषि सुधार कानूनों की समीक्षा और रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन कानूनों की वजह से किसानों में व्यापक आक्रोश फैला है और वो पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं और इसमें अब तक 400 से ज्यादा किसानों और खेत मजदूरों की जानें जा चुकी है। उन्होंने साथ में कहा, आंदोलन पंजाब और देश के लिए खतरा हो सकता है क्योंकि पाक समर्थित भारत विरोधी ताकतें किसानों की सरकार से नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश भी कर रही हैं। कैप्टन ने यह भी कहा कि इस मामले के स्थायी समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी किसानों की जायज मांगों पर विचार करें और आंदोलन को खत्म करवाएं। अब बात फिर कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर केंद्र और दिल्ली सरकार में ठनती नजर आ रही है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 26 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को एक मेल किया था। उन्होंने मेल की कॉपी भी शेयर की और कहा कि अभी देर नहीं हुई है, 13 अगस्त तक दिल्ली सरकार हमें डेटा भेज सकती है ताकि संसद को प्रश्न का उत्तर भेजा जा सके। मंगलवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि उन्हें केंद्र की कोई चिट्ठी नहीं मिली। दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का आंकड़ा नहीं मांगा गया है। बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए सिसोदिया ने कहा, राज्यों से पूछा नहीं जाता, जांच नहीं करने दी जाती और कह दिया जाता है कि राज्य बता नहीं रहे। आंध्र सरकार ने बुधवार को केंद्र को बताया कि राज्य में कुछ कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई और राज्य सरकार ने कहा कि कुछ कोरोना संक्रमित वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे और उन्हें ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने की वजह से मौत हुई। इससे पहले राज्य सरकार ने संसद में जानकारी दी थी कि पूरे देश में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते नहीं हुई और वहीं आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने इस बात को स्वीकार किया है कि इलाज के दौरान किसी कोरोना संक्रमित की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई। और अब बात मध्य प्रदेश के इंदौर की। स्वच्छता में नंबर 1 बने शहर इंदौर ने वाटर प्लस भी हासिल कर लिया है। इसी के साथ इंदौर की ये उपलब्धि है। इंदौर ऐसा पहला शहर बन गया है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे कठिन माने जाने वाले वाटर प्लस सर्वे के लिए केंद्रीय टीम 9 से 14 जुलाई तक इंदौर आई थी। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने बुधवार शाम को इसकी घोषणा की और ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद इंदौर का सफाई में लगातार पांचवी बार नंबर 1 पर आया है ये शहर। टीम ने कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट यानी कि CTPT के साथ 11 पैरामीटर पर सर्वे शुरू किया था। सर्वे 3-4 दिन तक चला था। व्यवस्थाएं चौक चौबंद दिखाने के लिए अधिकारियों ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को कंट्रोल रूम बना दिया था। 11 पैरामीटर्स पर करीब 200 लोकेशन देखने के बाद शहर को वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिला है, जो कि इंदौर की ये पहली उपलब्धि है। देश में सूरत और अहमदाबाद के साथ नई मुंबई को भी वाटर प्लस के सर्वे के लिए इंदौर के मुकाबले ये शहर भी थे, जबकि इंदौर को ये उपलब्धि मिली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी आरक्षण को लेकर गुरुवार को मंत्रालय में एक बैठक बुलाई थी। पिछड़ा वर्ग के मंत्री मोहन यादव, कमल पटेल और राम खेलावन पटेल, भरत सिंह कुशवाहा और विधायक शामिल हुए थे। बैठक में एडवोकेट जनरल पुष्पेंद्र कौरव सहित दिल्ली के वरिष्ठ वकीलों को भी बुलाया गया था। इससे साफ है कि बैठक में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार आगे की रणनीति तय करेगी, जबकि गौरतलब है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर अभी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो ज्यादा तेज हो गई है और ऐसे में ये बैठक को लेकर आने वाले खबरें पर भी लोगों की नजर है।
और अब नजर करेंगे स्पोर्ट्स पर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज का दूसरा मुकाबला 12 अगस्त से ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस समय अहम खिलाड़ियों की फिटनेस से जुड़ी समस्याएं झेल रहे हैं, लिहाजा दूसरे टेस्ट के लिए भारत और इंग्लैंड दोनों ही प्लेइंग 11 में बदलाव देखने को मिल सकता है। टीम इंडिया को बॉलिंग कॉम्बिनेशन बनाना मुश्किल हो रहा है, साथ ही नंबर 3, 4 और 5 बल्लेबाजों की खराब फॉर्म भी भारतीय खेमे के लिए चिंता का विषय है। भारत ने नॉटिंघम में हुए पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी और शार्दुल ठाकुर के रूप में 4 तेज गेंदबाज शामिल किए थे। इनके साथ रविंद्र जडेजा के रूप में एक स्पिन ऑलराउंडर भी मौजूद था। जडेजा और शार्दुल अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लिहाजा लोअर मिडल ऑर्डर में भी भारत की बल्लेबाजी दमदार थी। अगर शार्दुल की जगह ईशांत को शामिल किया जाता है तो फिर भारत की टेल बहुत लंबी हो जाएगी और पहले से खराब फॉर्म में चल रहे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज और भी ज्यादा दबाव में आ जाएंगे। अब ये टूर्नामेंट देखने में क्रिकेट प्रेमियों को खूब मजा आएगा। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में त्रिलोकपुरी इलाके में बुधवार रात 6 साल की एक दलित बच्ची से 2 लोगों ने गैंगरेप किया था। दिल्ली में बार बार ये घटनाएं बन रही है, जिससे दिल्ली सरकार चिंता में है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने में टालम टोल करने का भी आरोप लगाया। बच्ची के परिजन का आरोप है कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने में टालम टोल कर रही थी। उनका कहना था कि इससे परिवार की बदनामी हो जाएगी। हालांकि पुलिस का दावा है कि घटना के फौरन बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और जिस इलाके में बलात्कार की घटना हुई है वहां दलितों के गिने चुने घर हैं। अधिकतर लोग दक्षिण भारतीय हैं जो लंबे समय से यहां रहते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार आरोपी भी दक्षिण भारतीय ही है। दिल्ली में बीते 2 सप्ताह में नाबालिग दलित से रेप की ये दूसरी घटना है। पहले जो घटना हुई थी उसमें जो बच्ची थी उसका मंदिर के पुजारियों द्वारा अंतिम संस्कार भी करवा दिया गया था, ये डर से कि परिवारजनों की बदनामी होगी। तभी दिल्ली में अब ये दूसरी घटना नाबालिग बच्ची, नाबालिग लड़की के साथ, और इससे पहले कैंट के नागल गांव में भी यही छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था और अब ये दूसरी घटना से दिल्ली फिर से दहल उठी है। तो फिलहाल देश और विदेश की ये थी बड़ी खबरें और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।